अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबि शवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निदनी इल्मा वबिज़्निदनी इल्मा वबिज़्निदनी इल्मा। अच्छा जी, दिसंबर 23 के पेपर के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करने जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग इनसे रिलेटेड है जी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन पेपर आपके पास मौजूद होना चाहिए। चाहिए क्वेश्चन भी हम आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, आई कैप के सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया हुआ है फरवरी 2024 के फोल्डर के अंदर अपने पास। और आज एक इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक क्वेश्चन जो है इसका जो बी पार्ट है वो सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व होगा, ग्राफ सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व होगा, इस पर ही बात कर लेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा जिन्होंने बीएफडी देना है दिसंबर 24 में, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल है। मोस्ट प्रॉब्ली आई कैप जून 24 के बाद शायद इसको ऑनलाइन कर दे। और बहरहाल जो लोग जून 24 में बैठे हैं वो कहेंगे सर हमारे लिए सॉफ्टवेयर पे क्यों करा रहे हैं, तो इसलिए करा रहे हैं ताकि आगे MSA 2 आपने सॉफ्टवेयर पे देना है तो आपको अभी से आइडिया हो जाए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए दोनों टेस्ट। ग्राफ वाला भी टेस्ट डाउनलोड किया हुआ है और प्रैक्टिस टेस्ट भी डाउनलोड किया हुआ है। आई होप ये आपको कैसे डाउनलोड करना है ये आपको पता है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। आईडी पासवर्ड जो है वो हमें लगाना होगा सॉफ्टवेयर को करने के लिए एक। अच्छा जी, पूरी स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। रवा अगर फॉरेन नेशनल रिजल्ट आपने अभी नहीं भी लिया है तो इतना मुश्किल एरिया नहीं है ये, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह समझने में, क्योंकि सवाल आसान ही है। ठीक है जी, चलेंगे। हमारे पास शुरू हो गया है सॉफ्टवेयर एंड BFD डेमो 1 ये आ गया जी। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कॉल करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली। ठीक है, मुस्तफ़ा अनवर। ठीक है, मैं वैसे सवाल शुरू कर रहा हूँ वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग खोल लें। ये सॉफ्टवेयर पे तो डिफरेंट सवाल आता है, हमें सही वाला सवाल खोलना होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यार पेपर में ना जो पेपर में सवाल आए थे वो इतना मुश्किल नहीं था। ये पेपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुनासिब पेपर था। अभी तक हमने 2 सवाल ऑलरेडी किए हुए हैं और अभी तीसरा सवाल मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। ये भी इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ए पढ़ो या बी पढ़ो, लेंदी ज़रूर होता है BFD के पेपर, हमेशा से होता है। 10 साल से जब से मैं BFD को फॉलो कर रहा हूँ तब से मुझे लेंदी नज़र आ रहा है। मगर कहने का मतलब है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं था, बहुत मैनेजेबल पेपर था। डिफिकल्टी मैं समझता हूँ लेवल काफ़ी लो था। तो खैर ये सवाल भी हम करेंगे। ठीक है जी, तो आपको काम करने में आसानी होगी। सही है। इस बार वाला हार्ड कॉपी में होगा बिल्कुल रेहान, इस वाला ये वाला तो हार्ड कॉपी में ही है। ये मैं सिर्फ एक आप लोगों को आसानी करवा रहा हूँ और जिनकी बाद में अटेम्प्ट है उनको भी समझने का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सवाल पढ़ने जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में मौजूद है। मैंने पूरी स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है आप लोगों से। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में, लिखा हुआ है कि डिटरमिन दी एनपीवी ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। 15 मार्क का सवाल है, एनपीवी निकालनी है। तो एक नॉर्मल एनपीवी है और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बदल वाली है, मगर कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है। और बी पार्ट में मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग आएगा, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपको यूज करना होगा। मगर ये वो वाला लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कैपिटल राशनिंग वाला लीनियर प्रोग्रामिंग है। आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी एक जो है आज के एजेंडे में इंशाल्लाह शामिल होगा। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं जी। यू वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर फेस्टल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, फेस्टल। ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर हमारा खुला हुआ है। हम ये सॉल्व जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉफ्टवेयर पे कर रहे होंगे। तो मैंने स्क्रीन ये नहीं छेड़नी, ये स्क्रीन एड्रेस रखनी है ताकि आपको पेपर में कैसे इतनी लिमिटेड स्क्रीन में सॉल्व करना है इसका आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं बात को जी। क्या बात हो रही थी? यू वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर फेस्टल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फेस्टल अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर मशीनरी यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री। Currently, the company manufactures X-ray equipment from the main manufacturing plant, which is based in Karachi. The board are considering two potential projects that they believe will lead to an increase in company share price. दो प्रोजेक्ट आपके सामने, इससे लग रहा है कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन चाइना, एक चाइना में लगेगा और एक कहीं और लगेगा। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज टू स्टैब्लिश अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर एक्सरे मशीन इन नॉर्थन चाइना। इन मेनी वेज दिस इज अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट इन कराची, कराची वाले प्लांट का कॉपी है। दिस एक्सपेंशन टू चाइना विल ओपन अ न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट फॉर फेस्टल। डिटेल ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर बिलो। देखिए जी, रीडिंग कैसे करनी है, पेपर में अप्रोच कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है क्या कहते हैं एग्जाम सिनेरियो में। तो ये नहीं सोचिएगा कि रीडिंग हो रही है तो बोरियत हो रही है, नहीं, रीडिंग में भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज मौजूद है। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, Festool has already incurred 500,000 in the market research and legal fees in relation to securing the lease
ऑन सुटेबल प्रेमिसेस। ठीक है जी, अब आप मुझे बता दें जो ऑलरेडी इंकर्ड हो जाता है, क्या ये रेलिवेंट होता है या इरेलीवेंट होता है, कंफर्म कर दें, चैट के थ्रू बात करेंगे ताकि ये है कि आपका भी इंटरेस्ट बरकरार है और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आए। सही कह रहे हैं रवा कि ये एक तरह की क्या है, बिल्कुल सही कहा, संग कॉस्ट है। सही कह रहे हैं निहान, सही कह रहे हैं मुस्तफा हैदर चौहान, बिल्कुल सही कहा, इररिलेवेंट है जी। आगे चलते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कंपनी विल आल्सो इन्वेस्ट इन स्पेशलाइज इक्विपमेंट नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन के लिए इक्विपमेंट पे खर्चा करेंगे। द कंपनी विल इनिशियली परचेज वन स्पेशलाइज पीस ऑफ इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन येन। सही है, येन है जो भी है, विच विल सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 130 एक्सरे मशीन पर ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लिखते रहते हैं। चाइना में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है जी, जो कि कॉपी है। क्या कह रहे हैं जी, चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम एक मशीनरी ले रहे हैं, इक्विपमेंट ले रहे हैं 10 मिलियन का। ठीक है, ये बातें कुछ हम लिख लेते हैं, जैसे आपको याद है हम हार्ड पेपर में भी जब होता है सॉल्व तो इसी तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, 10 मिलियन है। अब ये ना हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो हम वाई लिख लेते हैं, 10 मिलियन वाई। ठीक है, और कितनी एक्सरे मशीन बनेगी, 30 एक्सरे मशीन बनेगी। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं एडिशनल इक्विपमेंट विल बी परचेज एज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द प्रोडक्शन एंड सेल डिमांड सच दैट वंस डिमांड एक्सीड 30 एक्सरे मशीन, फेस्टल will need to purchase another piece of equipment for a further cost of 10 million and so on as demand level increases। इसका मतलब है कि अगर 30 के अंदर अंदर है, अप टू 30 है तो कोई मसला नहीं, एक मशीन से काम हो जाएगा। 15 है, 20 है, 25 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 तक भी चल जाएगा। मगर जैसे ही 30 से एक्सीड करेंगे, जैसे ही 30 से एक्सीड करेंगे, वंस डिमांड एक्सीड 30, जब से डिमांड जो है वो 30 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर जाहिर सी बात है इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मशीन लेनी होगी। वर्किंग कैपिटल बात करेंगे आगे, वर्किंग कैपिटल की बहुत अच्छी एडजस्टमेंट आ रही है रेहान। ठीक है, तो फिर हमें एक और मशीन लेनी पड़ेगी 10 मिलियन की, जो कि जाहिर सी बात है अब 40 हो, 50 हो, 55 हो, 35 हो, 31 भी होगा तो एक और मशीन आ जाएगी। ठीक है, तो न्यू मशीन, न्यू इक्विपमेंट आफ्टर इफ यूनिट्स एक्सीड ग्रेटर इनका साइन लगा दिया 30। 30 पहले बढ़ जाएंगे यूनिट्स तो फिर आपको नया इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन द न्यू इक्विपमेंट विल टेक जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच इन रेलिवेंट ईयर, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रेलिवेंट ईयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से एक चेंज आएगा जो मैंने पहले टेस्ट में दिया था और एग्जामिनर ने चेक इसको यहाँ टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग। अच्छा, ईयर जीरो में इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। वो द प्राइस द बोर्ड एंटिसिपेट दैट द प्राइस ऑफ इक्विपमेंट विल नॉट चेंज ओवर 5 ईयर। 5 ईयर्स की लाइफ है जी, 5 साल में नहीं चेंज होगा कुछ भी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। द कंपनी एक्सपेक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 10 एक्सरे मशीन इन द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन एंड सेल इन द सेकंड ईयर विल बी 20 मशीन एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20 यूनिट्स पर 20 machines per annum in each of the next 3 years such that 80 machine would be sold in the fifth year। Each X-ray machine can be sold for 800,000 today's prices। बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है जी, बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है। चाहे तो हम यहाँ टेबल बना सकते हैं, चाहे तो हम टेबल बना लें, एक छोटा सा टेबल बना लें कि यूनिट्स हमारे पास ईयर 1 2 3, ये क्योंकि मैं ही मेन वर्किंग है ना, एग्जामिनर को देख रहा होता है, तो यूनिट्स हमारे पास कह रहे पहले 10 हैं। ठीक है, फिर ये 20 हो जाएंगे, फिर वो कह रहे 20 से बढ़ेंगे 40 हो जाएंगे, फिर वापस 20 से बढ़ेंगे, नहीं वापस 20 से बढ़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, और फिर ये 80 पे रुक जाएगी कहानी। ये लिखा हुआ है कि 2020 से बढ़ेगा अगले 3 सालों में। पहले साल का और दूसरे साल का दे दिया, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दे दिया, मगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद कितने कितने से चेंज होगा वो इन्होंने हमें बता दिया। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद कितने कितने से चेंज होगा वो इन्होंने हमें बता दिया है, बता दिया। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? तो वो भी हमें जहन में रखना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं भाई सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी 8 लाख है टुडेज प्राइस, इन्फ्लेट कब से करेंगे, मेरा फेवरेट सवाल।
मेरा फेवरेट सवाल, सेलिंग प्राइस को इन्फ्लेट कब से करेंगे? Air 1 से करेंगे या Air 2 से करेंगे, बता दीजिए। 800,000 वाई इन्फ्लेट? जी, बता रहे हैं जरा। ऑब्वियसली इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, मगर गड़बड़ नहीं करनी है। इन्फ्लेट फॉर्म एयर, बिल्कुल सही का ध्यान आपने, Air 1 से इन्फ्लेट करना चाहिए। ठीक है जी, Air 1 से इन्फ्लेट करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है करंट की प्राइसेस पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल है, तो डायरेक्ट सीएम निकाल सकते हैं आप। तो जो सीएम होगा वो 100 - 40, 60% ऑफ सेल होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे और क्या कह रहे हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट विल इंक्लूड द लीज कॉस्ट फॉर द प्रेमिसेस विल बी 1.9 मिलियन इन Air 1, 2 मिलियन इन Air 2, 2.2 मिलियन इन बोथ थर्ड एंड फोर्थ, एंड 2.5 मिलियन इन Air 5। फिक्स कॉस्ट बता दी, ऑल कॉस्ट आर स्टेटेड इन टुडेज प्राइसेस, अगेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो विल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन। ठीक है जी, वो भी इन्फ्लेशन सब पे लगेगा, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेट फ्रॉम Air 1। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई जी, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल में कुछ बात लिखी हुई नहीं है इन्फ्लेशन के बारे में, मुझे बताएं क्या वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करना चाहिए? इस लाइन को गौर से पढ़ें फिर मुझे बताएं। इस लाइन को देख के क्या लग रहा है? हम्म, सेल प्राइस बिल्कुल इन्फ्लेट होगी, ध्यान ऊपर लिखा हुआ है ना। इस लाइन को देख के क्या लग रहा है? वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करना चाहिए? थोड़ा बारीक पॉइंट है, अब देखते हैं कौन कितनी बारीकी से पढ़ता है सवाल, कौन कितनी बारीकी से पढ़ता है। वर्किंग कैपिटल के बारे में मुझे बताएं, वर्किंग कैपिटल आपको क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है या ऑपरेशनल कैश फ्लो है? यही सवाल है ध्यान, ये तो मैंने सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया बाद में, पहले मैंने आपसे सवाल कर लिया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है ये, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज ये बात गौर से सुनिएगा सब लोग, कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेल्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेशन का पार्ट है, बार बार डेली ऑपरेशन का पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेशन का पार्ट है, परचेज परचेज करना, फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन का पार्ट है। वर्किंग कैपिटल तो एनुअल बेसिस पे चलता है, वर्किंग कैपिटल तो एनुअल बेसिस पे चलता है, और कभी तो वो होता भी नहीं है, एक दफा होता है साल के शुरू में, फिर बाद की साल के आखिर में। तो ये ध्यान में रहे कि वर्किंग कैपिटल इज नॉट एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर ये ऑल कैश फ्लो कहता, यहाँ पे ऑपरेटिंग की जगह ऑल कहता, तो वर्किंग कैपिटल भी शामिल होता। चूंकि इसने ऑपरेटिंग का वर्ड कर दिया तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया इसने आप। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें। तो यहाँ देखने से लग रहा है वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट नहीं करिएगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट नहीं है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं ऑल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी रिमिटेड टू और फ्रॉम पाकिस्तान एज अप्रोप्रिएट द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर। जिंदगी बहुत आसान कर दी हमने, ऐसे बहुत मुश्किल मुश्किल भयानक सवाल देखे हैं पास में। मेरी अपनी अटेम्प्ट का सवाल था समर 14 का, जिसमें उसने रेमिटेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, किसी को याद है? 40% ऑफ द प्रॉफिट या 60% ऑफ द प्रॉफिट रिमिट होता है, बाकी वो इन्वेस्ट होता है, उस पर अलग रिटर्न मिलता है। बड़े मसले मसाइल थे समर 14। इसके अलावा और भी पास में सवाल गुजरे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यहाँ पे कह रहा है कोई टेंशन की बात नहीं, जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है वो सारा का सारा आप पाकिस्तान वापस ले आएंगे चाइना से। मगर बहरहाल वी हैव डन सम मैनी मैनी, जिसे कहते हैं ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पास्ट, जस्ट टू, जिसे कहते हैं ना कि वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, फॉर द सेफ साइड हमने कर लिया। डबल टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल सच दैट पाकिस्तान टैक्स इज द 4% ऑफ द 4% is payable at the end of each year in respect of taxable cash flow for the project। पाकिस्तान में 4% बिल भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है आगे चलते हैं। तो हमने कहा भाई वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। छोटी छोटी बातें हम लिख रहे हैं ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हमारी थॉट क्या है। और हमने क्या बातें की थी अभी, कि डबल टैक्स, ऑल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस, तो ये जिंदगी आसान कर दी उन्होंने आपकी। पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे, और इन्होंने कहा डबल टैक्स रिलीफ है।
डबल टैक्स की वजह से ओनली 4% एक्स्ट्रा टैक्स इन पाकिस्तान। और ये प्रूव भी हो जाएगा सवाल से, सवाल से प्रूव भी हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एनी ऑपरेटिंग लॉसेस फ्रॉम द वेंचर विल बी ऑफसेट अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीडिंग टू रेलेवेंट टैक्स सेविंग व्हेन द लॉस राइज। अच्छा अब एक बात मुझे बता दें, क्या हमें लॉस पे सेविंग लेनी है या कैरी फॉरवर्ड करना है? ये भी एक सवाल अक्सर स्टूडेंट को आ रहा होता है कि अगर लॉस आ गया तो क्या करें, क्या हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले सालों के लिए या उसी साल सेविंग ले लें? प्लीज यार देखें, पार्टिसिपेट करें ना, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सेविंग ले लेंगे ना, सवाल सिंपल है रेहान, सेविंग या कैरी फॉरवर्ड। तो लॉसेस पे क्या लें? सेविंग्स ले लें, सेविंग्स ले लें। देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है, यू वहां लॉस नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, इंस्टेड ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी, बात समझ आ रही। तो सेविंग ही लेनी है आपने, मतलब है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कहने का मतलब है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इन कराची, द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इनिशियल रिसर्च फेज फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेटिक रिजोनिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा ये कराची के प्लांट को छोड़ दें अभी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची। पेपर में भी देखें, आपने ख्याल करना है, थोड़ा ब्रेव स्टेप लेना है, पेपर में थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करनी है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पेपर में भी ना, अब आप बोलेंगे सर क्या सवाल रिक्वायरमेंट पढ़ के शुरू कर दे, नहीं, ये प्रोजेक्ट अप्रेजल वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कराची वाला अभी देखें, बाद में वासी वापस पढ़ना पड़ेगा। जो आप ये इससे फारिग हो जाएंगे तो आपको कराची वाला वापस पढ़ना पड़ेगा ना, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम अभी जो है पहले इसका स्टार्ट करते हैं। चाइना वाला, कराची वाला इससे भी छोटा सा है, और ये मेरा तजुर्बा कहता है, इस सवाल में भी ऐसा नजर आएगा कि हमेशा अगर दो प्रोजेक्ट होते हैं तो पहले प्रोजेक्ट में ज्यादा काम होता है, दूसरे प्रोजेक्ट में कम काम होता है। और पहले प्रोजेक्ट की बातें कभी कभार दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट की बातें जो है ना, उसमें पहले प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं होती, पहले प्रोजेक्ट की बात दूसरे प्रोजेक्ट में हो सकती है, मगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात पहले प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती। तो कराची वाला प्लान प्लान हम पॉइंट हम पढ़ने की भी जहमत नहीं कर रहे, ये अभी चाइना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कराची आ जाएंगे वापस। प्रोजेक्ट अप्रेजल फास्ट ऑल अप्रेजल और प्रोजेक्ट ओवर अ प्लानिंग होरिज़ोन ऑफ 5 ईयर एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, वैक 12% है, और टर्मिनल वैल्यू इज ऑलवेज इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। द टर्मिनल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड 5 times आफ्टर और टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईयर 5। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास, वैक 12% है और टर्मिनल वैल्यू ईयर 5 लेवल पे। टर्मिनल वैल्यू एट ईयर 5, 5 times ऑफ द ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। ठीक है जी, बात समझ आ गई। एनुअल इन्फ्लेशन चाइना 2%, पाकिस्तान 8%, कॉर्पोरेट टैक्स चाइना 25%, पाकिस्तान 29%। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 4% एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा 4% क्यों लग रहा है? अब आपको लॉजिक समझ आ रही है? पाकिस्तान में एक्स्ट्रा 4% क्यों लग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में रेट 4% ज्यादा है चाइना से, चाइना से ज्यादा है। ठीक है, गिवन द स्पेशलिस्ट नेचर, अच्छा टैक्स इज पेबल इन द सेम ईयर है। गिवन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा, गिवन द स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ द रिमेनिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान अलाउ 100% टैक्स रिलीफ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक सवाल का जवाब दें कि हम कब ये एक्वायर करेंगे, साल के शुरू में करेंगे, साल के आखिर में करेंगे, पहले तो ये क्लियर कर दें। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने एक पास में, पास में आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, पास में मैंने क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मैं क्या कह रहा था, हाँ, पास में मैंने टेस्ट में कुछ आईसीडब्ल्यू के सवाल दिए थे, वहाँ ये पॉइंट मैंने टेस्ट के अंदर ही डिस्कस किया था, मेंशन किया था, तो ये आई कैप ने इस बार समझो अप्लाई करवा दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा आप स्टार्ट ऑफ द ईयर लोगे, हमेशा अगले सालों का पहले लोगे। अब आप यहाँ देखो, आपको प्लांट कितने चाहिए होंगे यहाँ पे, एक मिनट के लिए अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं, तो प्लांट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने चाहिए होंगे?
यहाँ पे 1 चाहिए होगा, यहाँ भी 1 चाहिए होगा, यहाँ पे 2 चाहिए होंगे, यहाँ पे भी 2 चाहिए होंगे, यहाँ पे 3 चाहिए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि एक एक इक्विपमेंट की कैपेसिटी सिर्फ 30 है। ये ये जो बनाई गई थी इसीलिए बनाया गया था पैराग्राफ, क्या टेबल, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कि देख रहे हैं आप ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो नंबर इक्विपमेंट जो है वो फिर आपको अगर लेना है, थर्ड ईयर के लिए लेना है, तो ये ईयर 2 के एंड में लेना होगा, या ईयर 3 के स्टार्ट में लेना होगा। इसी तरह ईयर 4 में भी चलो वही चल जाएगा। ईयर 5 में अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ईयर 5 के स्टार्ट यानी ईयर 4 के एंड में लेना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं हो सकता ईयर 5 के एंड में इक्विपमेंट लूँ, तो फिर भाई फिर तो अगले साल जो है वो काम आएगा। अगर मुझे ईयर 5 में ज्यादा यूनिट बनाने, जो कि नजर आ रहे 80 बनाने, तो मुझे फिर ईयर 5 के स्टार्ट यानी ईयर 4 के एंड में लेना पड़ेगा equipment। ये बात क्लियर है? और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन क्लेम करने हैं? कह रहे हैं 100% टैक्स रिलीफ ले जाओ, 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। अच्छा, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पहला जो इक्विपमेंट खरीदा गया वो कब खरीदा गया है? पहला इक्विपमेंट खरीदा गया है, इसके लिए मैंने कहा भी था, इस पे बात करेंगे। ये लिखा बिफोर, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच रेलिवेंट ईयर, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईच रेलिवेंट ईयर। तो पहला इक्विपमेंट अभी जो खरीदा होगा वो कब खरीदा होगा? पहला इक्विपमेंट कब खरीदा होगा? ईयर 1 के स्टार्ट में। तो ईयर 1 के स्टार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम ईयर 1 के स्टार्ट को हम क्या बोलते हैं? ईयर 0 बोलते हैं। तो पहला इक्विपमेंट ईयर 0 पे खरीदा होगा, एग्री करते हो? तो उसकी टैक्स सेविंग भी ना, अब ये कह रहे टैक्स सेविंग फॉरन ले लो, फॉरन 100% ले लो, फॉरन ले लो, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन ले लो। आपने ईयर 0 में अगर एक एसेट लिया है पहला वाला, मुझे बाकी एसेट का मसला नहीं है, बाकी एसेट का पॉइंट आसान है। बाकी एसेट का पॉइंट आसान है कि ये दूसरा एसेट ईयर 2 के एंड में आएगा, ईयर 3 के लिए ईयर 2 के एंड में आएगा, तीसरा एसेट ईयर 4 के एंड में आएगा। ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। अच्छा रेहान, इसमें वो बात सही है कि रिटर्न ईयर 1 में बनता है, मगर इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। वो बात आपकी सही है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिटर्न ईयर 1 में ले लें, मगर एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ, चूंकि क्योंकि आईसीडब्ल्यू में वो एप्लीकेबल है और मुझे आईके में भी यहाँ नजर आ रहा है अप्लाई होता हुआ। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो ईयर 0 से स्टार्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने? नॉर्मली मैंने आपसे कहा है कि टैक्स बेनिफिट ईयर 1 से स्टार्ट होता है, यही सीखा सीखा है ना आपने, कि रिटर्न ईयर 1 में बनता है। यही सुना था हमने रेहान। रेहान, ये डायलॉग मेरा याद है ना? ठीक है। तो तो अभी मैं ये इंप्रेशन देना चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं, आप चाहो अगर इस तरह की कोई कहानी लिखी हुई है कि 100% ले लो, अभी ले लो, तो आप ईयर 0 पे भी स्टार्ट कर सकते हो बेनिफिट लेना। ये लिखा हुआ इन द इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो अगर ईयर 0 में एक्वायर कर लिया तो ईयर 0 में ही ले लो, अगले साल नहीं लेना, ये कहने का मतलब है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि हम चाह रहे हैं कि अभी ही जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दें हम। ठीक है जी, बात समझ आ रही? अच्छा, अब शुरू करते हैं बात को, कहानी शुरू करते हैं। किस तरह शुरू करें यार? बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक 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 काम पहले कर लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल के सवालों में ना हम एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं पहले। क्या ख्याल है, एक्सचेंज रेट निकाल लें पहले? क्योंकि मेन वर्किंग तो ये है ना जो ऊपर कर रहे हैं हम। एक्सचेंज रेट निकाल लें। एक्सचेंज रेट निकालते कैसे थे? हाँ, एक्सचेंज रेट सवाल में कितना दिया है? CNY टू PKR 1:35। 1:35 कौन 35 है? ऑब्वियसली PKR 35 है, CNY 1 है। क्या मैं कह दूं 1 CNY 35 PKR? यही लिखा हुआ है। CNY 1 है, पहले CNY लिखा है, CNY 1 है, फिर बाद में PKR लिखा है, तो PKR 35 है, 35 रुपए का एक CNY। ये बात समझ आती है भाई? अच्छा, अब वो फिशर रूल लगा लो या जो भी है वो लगा के वो निकाल लो, फिशर रूल कह लो या वो कह लो, क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। फिशर रूल नहीं कहना चाहिए, फिर परचेजिंग पावर पैरिटी कहना चाहिए उमेर। परचेजिंग पावर पैरिटी में वो होता है ना, इन्फ्लेशन की मदद से निकालते हो जरा। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट निकाल लोगे? अच्छा, एक्सचेंज रेट अभी निकाल लेना तुम लोग ईयर 1 के, कि मैं तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ, थोड़ी देर में भी निकालना ईयर 1। मैं अभी बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक दूंगा तो उसमें निकाल लेना, बहुत छोटा सा ब्रेक दूंगा। गलत नहीं करना, देखो यार गड़बड़ हो जाएगी। ईयर 4, ईयर 5, 5 सालों का निकाल के रख लो यार। ठीक है। अच्छा, अब ये तो तुम निकाल लेना, अभी मैं ये कर देता हूँ, क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये फॉलो कर लेना। अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो बनाना शुरू करो आप जरा यार, सवाल तो आसान है। सवाल तो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, सवाल में क्या क्या आएगा भाई? सवाल में क्या क्या आएगा?
ये कॉपी कर लें इसको, जरा देखते हैं ये ऊपर से कॉपी हो रहा है। अगर ये कॉपी हो जाता है तो क्या ही बात है। कॉपी हो गया भाई। ठीक है, एयर आ गया हमारे पास, ये ऊपर से कॉपी कर लिया मैंने। यूनिट्स आ गए, सेलिंग प्राइस डाल देते हैं। सेलिंग प्राइस डाल दें तो सेल आ जाएगी हमारे पास। सेलिंग प्राइस 8 ला के 1000 कॉमन ले लेते हैं। 1000 कॉमन ले लेते हैं ताकि जिंदगी आसान हो जाए हमारी। 1000 कॉमन ले लेते हैं, वाई 1000 कॉमन ले लिया। 8 लाख है सेलिंग प्राइस। फिर 8 लाख का कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट है? कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट है? 2% इन्फ्लेशन रेट है। याद करो क्या करते थे सॉफ्टवेयर पे, कुछ टेक्निक का ख्याल रखना है। इंटू 1.02 की पावर। है बस ये उल्टा सीधा नहीं दबा देना, देखो। 800, 800 इंटू 1.02 की पावर 1। और फिर इसके बाद ये कॉपी करके पेस्ट कर लो। सही है ना? पावर 2 खुद ही लग गई यहाँ पे। फिर खुद ही पावर 3 लग गई यहाँ पे, देख लो 1000 कॉमन लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर? तो सेल रेवेन्यू आ जाएगा। सेल रेवेन्यू आ जाएगा, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, रेवेन्यू से ज्यादा हमारे काम की चीज क्या है? सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन था हमारा, कितने परसेंट था? सीएम 40% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% था, याद करें। हाँ, तो पहले मैं सीएम निकालना चाह रहा हूँ ताकि सुकून से कैश फ्लो बन जाए। ताकि सुकून से कैश फ्लो बन जाए। सॉफ्टवेयर पे इतना मुश्किल नहीं है यार, आसान लगेगा इंशाल्लाह। तो सीएम निकाल लेते हैं। नहीं, सीएम 60% है ना, सॉरी सॉरी। सीएम 60% ऑफ सेल है, 40% तो वेरिएबल कॉस्ट है। 40% तो वेरिएबल कॉस्ट है, कहीं लिखा था। कहीं हमने लिखा हुआ देखा था कि 40% तो वेरिएबल कॉस्ट है, ये रही। ये लिखा हुआ। तो सीएम डायरेक्ट ले लेते हैं भाई। कितना हो जाएगा? सीएम 60% हो जाएगा। तो सेल निकालने का मकसद सेल नहीं है। सेल निकालने का मतलब सीएम है, जो असल काम का कैश फ्लो है वो सीएम है, सीएम साहब है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? हमने इसको कॉपी कर लिया। इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, इसका होलिया शुरू कर लेते हैं कुछ। होलिया दुरुस्त कर लें कुछ। हाँ, कैसे करेंगे होलिया दुरुस्त? इसका होलिया दुरुस्त करने का तरीका ये होता है कि हमने क्या किया, ये लिया, नंबर में गए, ये कर दिया। नंबर में गए, डबल क्लिक, नंबर में गए, डबल क्लिक। ये हो गया जी। और ये बॉर्डर का मसला नहीं है, बॉर्डर अभी सही हो जाएगा, खुद ही सेट हो जाएगा। यहाँ गए तो यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अभी बॉर्डर थोड़े से मसले आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, डॉट, ये शायद को मसला नहीं है। सीएम हमने निकाल लिया जी। 60%, ये कितना? ठीक है, ये हमने वर्किंग का पार्ट बना देना है, सही है। ये कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक्सचेंज रेट अभी आप निकाल लोगे, एक्सचेंज रेट में भी आपको डाल देना हूँ। अच्छा, अब आगे पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर ले। स्ट्रक्चर में क्या क्या है? क्या कह रहे हैं मुस्तफा? आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ भाई, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? सवाल मुश्किल नहीं है यार। बताएं स्ट्रक्चर में क्या क्या आने का है भाई। हाँ, एक तो सीएम आ जाएगा। ऊपर से निकाल लें सीएम। और क्या क्या आएगा? सॉरी। सीएम आ गया। और चलो, थैंक यू मुस्तफा अनवर जी। बताएं। फिक्स कॉस्ट आएगी, वेरी गुड। वेरी गुड, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आएगा?
अच्छा, डेप्रिसिएशन को मैं कहूंगा अभी एक साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन एनी वे ना 100% है, वो हर महीने साल की नहीं है, हर साल की नहीं है, पूरी एक साथ ही मिल रही है, तो उसको अलग से डील कर लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट के बाद निकाल लो टैक्स। क्या निकाल लो? प्रॉफिट का टैक्स निकाल लो, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट कितनी है भैया, सवाल में देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट वो कह रहा है कि 1.9 मिलियन है ईयर वन, मगर इन्फ्लेशन लगेगा 2% का। चाइना वाला इन्फ्लेशन लगाना, पाकिस्तान वाला नहीं लगा देना। ये चाइना में कैश फ्लो हो रहा है, येन लिखा हुआ है। तो 1.9 मिलियन मीन 1900 होता है, माइनस में लिखा 1900 इंटू 1.02 की पावर 1। ये लोग गलती करते हैं, प्लीज इसमें देख लो, गलती नहीं करना प्लीज यार। प्लीज एक पॉइंट देख ले, लोग गलती करते हैं, इन्फ्लेशन में गलती हो जाती है। पहले साल में मसला नहीं है, पहला साल तो आसान था। पहले साल तो हमने जो फिक्स कॉस्ट थी उसको इन्फ्लेट किया 2% से, और उस पर पावर लगा दी। एक साल की नहीं भी लगाते तो चल जाता। मगर अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले साल 2 मिलियन का फिक्स कॉस्ट है, तो 2 मिलियन का मतलब होता है 1000 कॉमन लिया हुआ है हमने। 1000 कॉमन लिया हुआ है हमने, -2000 इंटू 1.02 की पावर 2। ये नहीं हो पावर एक बार लगा दो, नहीं, पावर 2 बार लगेगी। ये एयर जीरो पे मौजूद है अभी, ये टुडे प्राइस से मौजूद है अभी। आप एयर टू पे जाओगे, 2 साल का गैप आ गया, 2 साल का फर्क आ गया, आपको 2 साल इन्फ्लेट करना होगा। 2 साल इन्फ्लेट करना होगा, एक बार नहीं 2 बार इन्फ्लेट करना होगा। एक बार इन्फ्लेट करोगे गलत होगा, गलत होगा। 2.2 और 2.5 को भी कर लो। 2.2 को थर्ड और फोर्थ में करना है। 1.02 की पावर 3, 1.03 की पावर, 1.02 की पावर। ये फिगर चेंज हो रहा है, फिगर चेंज होगा क्योंकि पावर चेंज हो रही है, फिगर चेंज होगा क्योंकि पावर चेंज हो रही है। और 2.5 मिलियन ईयर 5। अभी तक मुझे बताओ, सवाल कोई मुश्किल लग रहा है क्या? कोई मुश्किल बात आई है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई मुश्किल बात आई है, एग्री करेंगे। प्रॉफिट आ जाएगा दोनों को एडजस्ट करके, टैक्स आ जाएगा, इसका 25% टैक्स रेट है। अलग अलग नहीं होती तो फिर हाँ, वो फिर एक अलग कहानी होती। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? चले यहाँ तक नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक नोट करें और एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश करें। दो काम कर लें, यहाँ तक स्ट्रक्चर बना लें। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये स्ट्रक्चर, और एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश करें। एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश, इसको नोट कर लें ऊपर और नीचे जो है, प्लीज, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट आ गए हैं जी, तो मुझे कंफर्म करें, शाबाश। जी मुस्तफा हैदर चौहान। अच्छा, इसके लिए आपने यहाँ पे 1 EY देखो 35 था ना, 35 था, कितना था, 35 ही था ना आई गेस। ये रही 35। अच्छा, अब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी का। क्या मैं कह दूँ कि 35 PKR अपॉन 1 CNY। तो इस पे इन्फ्लेशन रेट कौन सा लगेगा न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में इन्फ्लेशन रेट कौन सा लगेगा? 1 प्लस पाकिस्तानी रेट लगेगा ना, 8%, याद करें। और इस पे इन्फ्लेशन रेट लगेगा चाइना वाला, एग्री करेंगे? तो ईयर वन का फिगर ऐसे आएगा। इज दिस फाइन? एग्री करते हैं? कितना आ रहा है ईयर वन का फिगर? याद करें, देखें, लाइक टू लाइक करते थे, पाकिस्तानी वाली करेंसी ऊपर है तो पाकिस्तान वाला इन्फ्लेशन रेट 1 प्लस करके आएगा। चाइना वाली करेंसी नीचे है, 1 CNY, 1 CNY का मतलब है 35 PKR, 1 CNY को नीचे रख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35/1। 35/1 करेंगे तो वही 35 आ जाएगा। याद करें, ये बात याद आ रही है आपको?
एग्री करते हैं? इज दिस फाइन? जी क्लियर है? तो कुछ आंसर आया तो बता दें। 37.06। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, जबरदस्त हो गया। थैंक यू। अच्छा बाकी भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। ईयर टू का भी मैं इसी तरह आपको बता देता हूँ करके। ईयर टू में दो ऑप्शन है, या तो आप पावर लगा दो इसमें, यहीं पे पावर टू कर दो, या पुराने वाले रेट को फॉलो कर लो, या ये भी कर सकते हो, या ये ना करो, ये ना करो, ये 37.06 को यहाँ कर दो। ठीक है ना? कितना आ गया ये? एक ही बात है, 39.24। क्योंकि ये रेट निकालने जरूरी ना, कन्वर्जन कैसे होगी? तो इसी तरह आप ईयर थ्री का निकाल लें। मेरी बात समझ आ रही है? ईयर थ्री का रेट निकालने के लिए वापस ईयर टू वाला इस्तेमाल कर लें, वरना पावर थ्री करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा? 41.55, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हाँ सही है, 41.55। फिर ईयर फोर का और फाइव का आप मुझे ऐसे बता दो। ईयर फोर का 43.99, वेरी गुड। ठीक है यार, पर सी एन वाई। ऐसा ही है? ऐसा ही है? ठीक है, और ये कितना आ रहा है लास्ट वाला? 46.58। ठीक है, थैंक यू मुस्तफा इधर चौहान, थैंक यू मैट। 46.58, ठीक है। अच्छा यार, अब जरा ये स्ट्रक्चर पे वापस आ जाओ भाई। ये स्ट्रक्चर पे वापस आ जाइए। एक्सेल वाले पे। ठीक है जी, एक्सेल वाले पे वापस आ रहे हैं। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ गया, अब क्या करेंगे? अच्छा टर्मिनल वैल्यू भी बोली है उन्होंने, एयर फाइव पे। टर्मिनल वैल्यू बोली है 5 टाइम्स है प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट है उसका 5 टाइम्स है, एग्री करेंगे? जो प्रॉफिट ईयर फाइव में आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रॉफिट आया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टर्मिनल वैल्यू भी आ गई। टर्मिनल वैल्यू ईयर फाइव लेवल पे याद है, इसको मजीद डिस्काउंट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो जाएगी ये आगे। आगे जाके ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और क्या आ जाए? अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे, वर्किंग कैपिटल पे आ जाओ। वर्किंग कैपिटल मैंने क्या कहा था, इन्फ्लेट होगा नहीं होगा? क्या बात हुई है हमारी? वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट होने का है नहीं होने का है? क्या डिसाइड हुआ था? लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इन्फ्लेट करने को बोल रहा है ऊपर, और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल बाद में बता रहा है, पहले भी नहीं बता रहा। ये भी सीक्वेंस वाइज भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार पहले इन्फ्लेशन की बात आ गई, उसके बाद वर्किंग कैपिटल आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं होता, यह बात हमें पता होनी चाहिए। ईयर वन में 4,000 नेगेटिव आ जाएगा, याद करो डिफरेंशियल आता है। ईयर वन में पूरा आ जाएगा -4,000। ईयर टू में 8,000 आएगा क्या? जवाब दो प्लीज, बताइए क्या ईयर टू में हम 8,000 रिकॉर्ड करेंगे? प्लीज लेट मी नो। यस? नो 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 नो। ओनली 4,000 डिफरेंशियल, इजाफी, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल। पेपर में टाइम नहीं हो तो डायरेक्ट लिख देना, वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। फिर 2,000 आने का है बॉस, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। फिर 3,000 आ जाएगा। अच्छा रिकवरी नहीं करेंगे आखिरी साल? रिकवरी नहीं करेंगे आखिरी साल? क्यों? बिजनेस खत्म नहीं हो रहा ना, टर्मिनल वैल्यू का मतलब बिजनेस चलता रहेगा, ये बात ध्यान में रहे, रिकवरी नहीं करनी है। रिकवरी नहीं करनी है, रिकवरी नहीं करनी है, रिकवरी नहीं 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 नहीं। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू होगा, टर्मिनल वैल्यू का मतलब है कि हम पैसा, हम बिजनेस खत्म नहीं कर रहे, आखिरी स्टॉक नहीं आएगा। याद करें, हम वर्किंग कैपिटल रिकवर करते रहे ये बोल के कि हमारे आखिरी स्टॉक वापस आ जाएगा, आखिरी स्टॉक के पैसे हमारी पॉकेट में आएंगे, याद करें। पढ़ा था ऐसा कुछ हमने? हर सवाल में लिखते थे प्लस में। सही है, यहाँ नहीं करेंगे प्लीज, ये ध्यान मेरे, छोटी छोटी बातें खामा खाएंगे, एक एक दो दो मार्क नहीं लूज करने हैं यार। इक्विपमेंट 10,000 का यहाँ आएगा, और कहाँ आएगा इक्विपमेंट बताओ? नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी बताओ इक्विपमेंट और कहाँ आने का है?
एयर जीरो पे आएगा, यस। एयर वन में नहीं आएगा, और कहाँ आएगा इक्विपमेंट? अगला इक्विपमेंट कब खरीदेंगे? अगला इक्विपमेंट कब खरीदेंगे? एयर थ्री के लिए एयर टू में खरीदेंगे। एयर थ्री के लिए, एयर थ्री के लिए एयर टू के एंड में खरीदेंगे, एंड ऑफ एयर टू, एंड ऑफ एयर टू। एयर फाइव के लिए एयर फोर में खरीदेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। और टैक्स सेविंग उसी साल मिलेगी, ये बात हो गई थी। टैक्स सेविंग उसी साल मिलेगी, बात हो गई थी। 25% चाइना का रेट है। टैक्स सेविंग उसी साल मिलेगी, बात हो गई थी। मैंने आपको समझाया कि आपको ख्याल करना होगा। सेम ईयर कह रहे फौरन ले लो टैक्स सेविंग। प्लस में आएगी टैक्स सेविंग, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस में आएगी टैक्स सेविंग। फौरन ले रहे कह रहे टैक्स सेविंग ले लो। चलो सम कर लेते हैं। सम कर लो जल्दी से। चलो ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब इसको पाकिस्तान भेज दो कैश फ्लो को। चलो नमाज के बाद करते हैं बाकी काम। मिस नहीं करिएगा, देखें इंपॉर्टेंट सवाल है। खामा खाएंगे लोगों का डर बैठा हुआ है इस पेपर से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश है कि डर आपका निकाल दिया जाए। ठीक है ना, ये डर निकाल दिया जाए। इसका बी पार्ट भी करेंगे, और फिर मल्टीपल कैपिटल राशनिंग का सवाल है। ग्राफ में कैसे करना होता है वो भी बात करनी है। ग्राफ में कैसे संभालना है, या वर्किंग मल्टीपल कैपिटल राशनिंग क्यों था, कैसे था। काफी आसान, काफी टाइम सेविंग सवाल था, पता है, टाइम सेविंग सवाल था। इस सवाल में टाइम लग रहा है, मगर उस सवाल में इतना टाइम नहीं लगेगा ग्राफ वाले में, मैं सीरियस बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलें, यहाँ तक नादान भी हो रही है, आई थिंक नमाज भी पढ़ लेते हैं। नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। इसको नोट करें। पाकिस्तान एमिट करेंगे इन कैश फ्लोज को। पाकिस्तान में टैक्स लगाएंगे। पाकिस्तानी कैश फ्लोज आ जाएंगे। फिर टैक्स इन पाकिस्तान आएगा। फिर उसके बाद हम जो है ना, क्या कहते हैं, इस पोजीशन में आएंगे कि टोटल नेट कैश फ्लो निकालते हैं। फिर डिस्काउंट फैक्टर, पेरेंट वैल्यू, एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होगा ना। ठीक है जी, चलिए नमाज के बाद करते हैं ना कंटिन्यू। जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ लें आप भी, मैं भी पढ़ रहा हूँ। फिर 20 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यहीं से एक्सचेंज रेट से कन्वर्जन करनी होगी, टैक्स लगाना होगा, फिर डिस्काउंट रेट करके पेरेंट वैल्यू आ जाएगी। चलें, इसको नोट कर लें प्लीज। फिर हम कंटिन्यू करते हैं नमाज के बाद। ठीक है जी, चलें, सबने आना है, देखो वापस आओ। कंटिन्यू करना है, सवाल बी पार्ट भी करेंगे इंशाल्लाह वहीम। वबिशवाली सदरी वसली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, जी, तो पाकिस्तानी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना था हमें, तो जल्दी से इसको देख लें, मुझे बताएं क्या हमारे पास एक्सचेंज रेट से। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है। सी एन वाई से पी के आर में जाना है, क्या करेंगे? सी एन वाई से पी के आर में जाना है, क्या करेंगे जी? चैट के थ्रू बता दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, प्रूफ भी दे देते हैं यहाँ पे आपको। पी के आर, सी एन वाई कॉमा पी के आर। एक सी एन वाई है, 35 पी के आर हैं। तो अगर डी एन वाई 11,500 का, 11,500 ये रहा एयर जीरो पे, एयर जीरो पे, यानी कि फौरन। तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा। मल्टीप्लाई का केस बन रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट ले लेते हैं यहाँ पे। मुश्किल सवाल नहीं है जी, मगर ये पेपर सिनेरियो में चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं कभी कभार। अच्छा, क्या था हमारे पास? एक्सचेंज रेट हमने निकाले हुए हैं 37.06 पहले साल का, 39.24। भैया लीनियर प्रोग्रामिंग वाला अगली वीडियो में ग्राफ बना के करेंगे इंशाल्लाह। ग्राफ कैसे बनेगा सॉफ्टवेयर में वो भी देख लेंगे, और क्यों वो मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग था वो भी देख लेंगे। ठीक है ना, 43.99, मगर पहले ही कंप्लीट होगा, तो वो अगली वीडियो में
मगर आज ही कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 46.58, क्योंकि कनेक्टेड भी है ना, एनपीवी काम आएगी वहाँ पे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हालात बन रहे हैं जी? ठीक है जी, ये कुछ हालात बन रहे हैं हमारे पास। 830 समथिंग आ रहा है। ठीक है, एक टैक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे यार? अच्छा, पाकिस्तान का टैक्स ऐसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 4% टैक्स लगेगा। इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसकी वर्किंग ऐसे की जाएगी कि ये सारी चीजें हम डिलीट कर लेते हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये हम बराबर में वर्किंग कर लेते हैं इसकी। ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट है यार, पाकिस्तान का टैक्स रेट कैसे निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हमें सही तरह समझने की जरूरत होगी। ऐसे नहीं कर सकेंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो इसको साइड में कर लेते हैं यार। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था, 5 सालों का काम करने जा रहे हैं। बिफोर टैक्स प्रॉफिट लेंगे इस पे। कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, इज इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक है जी, इज इक्वल टू। अच्छा, अब इस प्रॉफिट में से क्या करना है? डेप्रिसिएशन लेस करनी चाहिए। डेप्रिसिएशन लेस कर दें। ईयर जीरो पे भी आना चाहिए ना यार। ईयर जीरो पे प्रॉफिट अभी कुछ नहीं था, मगर वो क्या कहते हैं उसे यार, आसान कर लेते हैं यार। वही कर लेते हैं, 4% टैक्स ऑन 4%, टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। सही है, 4% टैक्स लगेगा इस पे। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? एक और काम भी होगा। वो टैक्स सेविंग भी तो मिलेगी। टैक्स सेविंग भी तो मिलेगी। टैक्स सेविंग कब मिलेगी? टैक्स सेविंग मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है वो। उसने कहा कि हमें लॉस आएगा तो कोई बात नहीं, टैक्स सेविंग मिल जाएगी। ये रही टैक्स सेविंग, जैसे यहाँ मिली थी टैक्स सेविंग। 25% मिली थी यहाँ पे। ये CNY में कर रहा हूँ, मुझे पता है अभी CNY में कर रहा हूँ, मैं इसको अभी कन्वर्ट करूंगा। परेशान ना हो, कन्वर्ट करूंगा। टैक्स सेविंग मिलेगी 10,000 का 0.04। यहाँ मिलेगी, ईयर 2 में मिलेगी, ईयर 4 में मिलेगी। तो जो नेट टैक्स, ये बात समझ आ रही है आपको? एक मिनट यार, देखें प्लीज, ये क्लियर हो रहा है? ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ? ये तो मैंने 4% लगा दिया है। देखिए, 25 यहाँ लगा था। मैं यहाँ 29 नहीं कर सकता ना यार, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैं यही 29 कर देता तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेजेंटेशन का भी मसला आएगा। देखो गड़बड़ है क्योंकि वो पाकिस्तान में लग रहा है। तो मैंने क्या किया, हाँ फिगर चूंकि यही था। ये फिगर देखो, आप यहाँ से उठा लिया। ये देखो, 2958 बिफोर टैक्स प्रॉफिट। तो 4% लगाया, और टैक्स सेविंग एक वो वाली टैक्स सेविंग है जो डेप्रिसिएशन में मिल रही है, फॉरन फॉरन मिली है। जीरो में मिली थी, 25 यहाँ मिल गई थी, 4 मजीद मिल जाएगी। सेविंग में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर लॉस भी आएगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप सेविंग ले लेंगे। लॉस भी आएगा तो क्या कह रहे हैं वो, आप सेविंग ले लेना। ठीक है, कहाँ लिखा था? ये लिखा हुआ था। ये देखें, ये लिखा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें, लिखा। सेविंग ले लो आप। तुम डायरेक्ट कर लेते हैं काम, वही वही रिपीट कर लिया टैक्स का वो। तो टैक्स कैश फ्लो कितना हो गया? टैक्स कैश फ्लो, टैक्स कैश फ्लो इन पाकिस्तान। तो ये कह लें एडिशनल नेट टैक्स कितना हो गया? दिस प्लस दिस। ये क्या हुआ? वैल्यू में मसला कर रहा है ये। अब सही है। सही है। इसको कन्वर्ट कर लें PKR में, वो एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट हमारे पहले से मौजूद है।
कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शेनडियर है हमारे पास ऑलरेडी। कॉपी एंड पेस्ट। नेट टैक्स इन पाकिस्तान। प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, सेविंग है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ। जो टैक्स लग रहा है वो माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, मगर जो सेविंग है वो प्लस में आ रही है। ये बोल्ड इसलिए कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि असल कैश फ्लो ये है। ये बोल्ड हो नहीं रहा यार। चलो कोई बात नहीं। तो ये टैक्स यहाँ पे, ये पाकिस्तान में टैक्स कितना लग रहा है ये यहाँ से उठा लेते हैं हम। पी के आर में कन्वर्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी चीज़ों को। पाकिस्तान पी के आर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं ना चीज़ों को। हम्म। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं पाकिस्तान में। यही अप्रोच हम इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में फॉलो करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर फॉलो हो जाएगा। अभी इसका हुलिया सही कर लेते हैं। 1/1.12 की पावर दिस। थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर को। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ये झाड़ू फेर दें। ये झाड़ू पकड़ी आपने, इन सब पे फेर दी। तो ये देखें खुद ही अलाइनमेंट हो गई इसकी। वो जैसा हो गया। क्या किया मैंने, झाड़ू पकड़ी। ये ब्रश, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर, बहुत से वर्ड यूज कर लेते हैं। इससे मैंने यहाँ पे वो कर दिया। इससे आपका और टाइम बच जाएगा। क्यों वो बोल्ड नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। एनपीवी कितनी आ रही है, सम कर लें। 47। अगेन इसको फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। 471977 इस तरह करके एनपीवी आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा अलहमदिल्ला पहला चाइना वाला कंप्लीट हो गया काम। अब पाकिस्तान कराची वाला जो दूसरा प्लांट है वो देख के ए पार्ट को एंड करेंगे और फिर बी पार्ट करके आज का सेशन भी एंड कर देंगे। इसमें कोई सवाल है, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। CNY 1000 कर लिया हमने। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें। इसको नोट कर लेते हैं। कॉपी किया। अब इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आ गई। चाइना वाला काम हमारा कंप्लीट हुआ है। उसको वर्ड में भी सेव कर सकते हैं। कैसे वर्ड में सेव करते हैं ये मैंने पहले भी एक दफ़ा सेव करके दिखाया था, आज वापस दिखा देता हूँ वर्ड में कैसे सेव होता है। ये हमारे पास स्नैपशॉट लेके करना पड़ता है। 1 और 2 ऑलरेडी हमने पहले कर लिए सॉफ्टवेयर पे। एक क्वेश्चन मछली हो रहा है ए पार्ट। यहाँ गए सॉफ्टवेयर पे, प्रिंट स्क्रीन करेंगे। एक मिनट, ये हमारा सोल्यूशन ये है ना। प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं। ये फालतू चीज़ें उड़ा देंगे यहाँ से। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ कि कभी आप अपना आंसर डॉक्यूमेंट करना चाहें सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे कर सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। लेट से ही हम इतना कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट बाद में अलग से ले आएंगे, एक्सचेंज रेट बाद में अलग से ले आएंगे, मसला नहीं है। ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ पे कोई गलती हुई है, एक वापस करना पड़ेगा। एक तो ये फिगर वापस कर लेते हैं।
अच्छा, इसे चाय कराची वाला। ठीक है जी, फिर ये कराची वाला आप चाहें तो शुरू कर दें। मैंने कहा यार फिर भी एक दफ़ा हो जाए काम सारा। फिर ये नीचे आ गया जी, एनपीवी तक। प्रिंट स्क्रीन किया हमने, फॉर्मेट कर दिया। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाएगी बात। क्लियर है बात हमें, इट इज़ फाइन। अब हम कराची वाला काम इसका देख लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये कहाँ से खुली है यार। अच्छा जी। अब जरा बी पार्ट पे हम आ रहे हैं, इसी के कराची वाले पे काम कैसे करना है, इसी का, सॉरी बी पार्ट कह रहा हूँ, इसी में ही आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, ये एक्सेल वाला एरिया हम ऊपर ले आते हैं कुछ थोड़ा सा, ताकि हमारा प्रॉब्लम ना आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन कराची, जल्दी से देख लेंगे, पढ़ लेते हैं। छोटा सा है एरिया, वो वाला ज़्यादा था। ठीक है, क्लियर है बात हमें। अच्छा जी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन कराची जल्दी से देख लें यार, फिर हमें बस आगे करना है, चीज़ों को फाइनल करते हैं। कराची में क्या हालात हैं जी, कराची के हालात आपके सामने हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कराची, द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इनिशियल रिसर्च फेज फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई का फुल फॉर्म आ गया जी। एमआरआई का फुल फॉर्म ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। डिटेल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज शोन बिलो। अच्छा जी, इसी इतना इन्वेस्टमेंट होगी। फेस्टल इन्वेस्टेड 140 मिलियन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इररिलेवेंट है जी फॉर द न्यू एमआरआई। इट इज आल्सो सिक्योर्ड अ लीज ऑन suitable premises. New equipment will need to be purchased at a cost of 1500 million in total, and this will be acquired and paid for in three equal amounts, with the first purchase taking place immediately just before the end of the current accounting period. The subsequent payments विल बी इन ईयर 1 एंड 2। तो 3 किस्तों में पेमेंट होगी, 1500 को 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 500 500 करके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 की, और बाकी ईयर 1 ईयर 2 में 500 जाएगा। यू शुड एज्यूम दैट देयर इज एन इमीडिएट टैक्स सेविंग। इमीडिएट टैक्स सेविंग नया कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा सा जो टेस्ट में मैंने पहले पूछा हुआ है। इमीडिएट टैक्स सेविंग, ये कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है जी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगा है, अब हम डेटा नहीं बना रहे क्योंकि सवाल में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ईच एमआरआई मशीन सेल फॉर 280 मिलियन इन करंट टर्म्स। Astral expect to sell 5 machine in the first and second year, and then 15 machine in the each of the next 3 years. वेरिएबल कॉस्ट 55% है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 45 हो जाएगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है 100 मिलियन है फर्स्ट 2 ईयर्स में, जो कि 150 हो जाएगी अगले 3 सालों में। इन्फ्लेशन लगेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे, वर्किंग कैपिटल में बता रहे 320 मिलियन लगेंगे, और कितने से इंक्रीज होगा ये सारा इन्होंने बता दिया। ठीक हो गया जी, चले जी, इसका भी बड़ा आसान सा काम शुरू कर लेते हैं यार। कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे पास डेटा रेडी है ऑलमोस्ट। ईयर 1 2 3 ये हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा शुरू शुरू का फॉर्मेट। ठीक है जी, ईयर 1 सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी, ये रुपीज में आएगी, और कॉमन करके। और CM 55% है यहाँ पे, वो फॉर्मेट वही रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ईयर 1 2 3 यूनिट वो क्या कह रहा है आपसे। यूनिट हमसे कह रहा है वो कि पहले यूनिट होंगे 5, दूसरे साल भी 5, और फिर 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, तो 5 5 15। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है ना, देखिए काम आसान हो जाएगा। देख रहे हैं फॉर्मूला लगा हुआ है, तो काम आसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस वो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस कह रहा है आपसे
के सेलिंग प्राइस कितनी बताई जाई गई थी ऊपर आपको? 280 मिलियन, 280 मिलियन, 280 मिलियन, तो 280,000 कर लेते हैं। 1000 कॉमन लिया हुआ है ना हमने, 1000 कॉमन लिया हुआ है ना, तो मिलियन कॉमन नहीं लिया वरना 280 लेते। मिलियन कॉमन नहीं लिया वरना 280 लेते भाई। और इन्फ्लेशन का रेट 8% है भाई। कितना है? 8%। सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है और रेवेन्यू हमारे सामने आ गया जी। सब चीज़ें रेडी हैं, देख रहे हैं आप, सब चीज़ें रेडी हैं। पूरा फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास। कंप्यूटर में काम करने से फायदा ये हो रहा है कि फॉर्मेट बना हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 55% है, इसको चेंज करना होगा, 0.55 कर लें। ठीक हो गया जी, 55 कर लिया हमने। अच्छा, अब ये ऊपर वाला फॉर्मेट वापस उठा लेते हैं। टर्मिनल वैल्यू, वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट, ये बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट हमने उठा लिया, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट, ठीक है। ये चाहे तो इस फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहें इस फॉर्मेट को चेंज कर लें, देखें आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो आपको सही लगे। मेरे ख्याल से नया फॉर्मेट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये फॉर्मेट कॉपी किया, CNY की जरूरत नहीं है, ₹1000 लिखा हुआ है हमने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। CM हमने यहाँ से उठा लेना है भाई। ये देखिए, CM पहले से उठा हुआ है। ये देख रहे हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, CM उठा हुआ है। CM पूरा उठा हुआ है, ये देखें। टाइम बचा रहे हैं पेपर में। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या हालात हैं? फिक्स कॉस्ट के लिए कह रहे हैं 100 मिलियन है पहले साल, 2 सालों में इन्फ्लेशन लगेगा 8% का। तो 100 मिलियन पे लगा लें इन्फ्लेशन 8% का यार। 100 मिलियन का लगे 100,000। 100,000 ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमने 1000 कॉमन लिया हुआ है, मिलियन कॉमन नहीं लिया, वरना 100 ले लेते हैं। यहाँ भी यही हो जाएगा। और बाद में वो कह रहा है कि 1500 हो जाने का है, और 150 मिलियन हो जाने का है। सॉरी, यहाँ 1500 हो जाएगा। तो 150,000। एक जीरो कम ले रहा हूँ मुझे लग रहा है। नहीं, सही ले रहा हूँ, सही ले रहा हूँ। चलिए, इन्फ्लेशन लग रही है 5%। ये देखें, पावर एडजस्ट हो रही है, ये नहीं समझेगा पावर एडजस्ट नहीं हो रही है, पावर एडजस्ट हो रही है। टाइम कम है, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑलरेडी आया हुआ है पहले से, हमने चूंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है। टैक्स रेट 29% हो जाएगा जी, ये थोड़ा हमें ख्याल रखना है। ठीक है जी, टर्मिनल वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ गई है जी। 2253। ठीक है जी। ये टैक्स 29% है। सही है जी, टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास क्या हालात बनेंगे? ये सही है, फिगर्स चेक कर लें एक दफ़ा। CM 55% था जी, सेल रेवेन्यू का। अच्छा नहीं, CM 55 है या 45 है? एक मिनट, गलती हो गई है। ओ भाई, वेरिएबल कॉस्ट 55 है तो CM 45 होगा ना यार। पूरा काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 45 है भाई। 55 तो वेरिएबल कॉस्ट थी, क्या बात है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। सॉरी, इट्स मिस्टेक फ्रॉम माई पार्ट, 55% वॉज वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक हम इसको 45 कर लेते हैं, सही कह रहे हैं आप। ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, सब अपडेट हो गया। ये सब अपडेट हो गया। टर्मिनल वैल्यू 5 टाइम लग गई है। वर्किंग कैपिटल के बारे में कह रहा है हमसे 320 मिलियन वर्किंग कैपिटल में लगेगा शुरू में। तो माइनस में 320 होना चाहिए शुरू में। ठीक है जी, 32, एक जीरो ज्यादा हो गया है। 320,000, 320 में 6 जीरो आने थे, 3 जीरो कट गए कॉमन लेने की वजह से, कॉमन लेने की वजह से। सेकेंड ईयर में 440 तक जाएगा, तक जाएगा, इन्फ्लेट नहीं होगा, 440 तक जाएगा, तो मजीद कितना लगेगा? मजीद कितना लगेगा? 440,000 माइनस 320,000, मजीद कितना लगेगा? 120 लगेगा। फिर 560 तक जाएगा, 560 तक जाएगा। तो 560 तक जाएगा, और पहले 440 तक ले गए। डिफरेंशियल लेके जाते हैं डायरेक्ट, वर्किंग अलग से नहीं बना रहा ताकि आपका टाइम बच जाए पेपर में। आगे वर्किंग कैपिटल का कोई सिलसिला नहीं है जी। इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन की, कितने मिलियन थी? 1500 मिलियन थी। 500 मिलियन लगेगी, 500, 6 जीरो, यानी कि 500 के साथ 3 जीरो लगाएंगे।
ठीक है जी, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, और टैक्स सेविंग जो है वो 29% आएगी इमीडिएटली जब आप खर्चा करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि पूरे 15 की अभी आ जाएगी, ये नहीं कर दीजिएगा पूरे 15 की अभी ले लें। समझ रहे हैं, ये नहीं कर दीजिएगा पूरे 15 की अभी ले लें, गलत हो जाएगा। पूरे 15 की अभी नहीं लीजिएगा, पूरे 15 की अभी नहीं लीजिएगा। ये नहीं हो कि पूरे 15 लाख इक्विपमेंट की सेविंग आपने यार जीरो पे ले ली, फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है मुस्तफा, बात समझ आ रही है? क्लियर है? नेट कैश फ्लो आ गया, डिस्काउंट फैक्टर लगा दें, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कोई पाकिस्तान वाकिस्तान में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यार, इतना आसान था, ये कितना जल्दी हो गया। फॉर्मूला बने हुए थे ना। ओह माय गॉड, ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला। पावर ये कह रहा है कि जी पावर आपने सही नहीं लगाई। ठीक है, पावर ऐसे लगा देते हैं बस। खुश? अभी सही है, अभी ये खुश होंगे। 7590827। ठीक है जी, ये इन्वेस्टमेंट इन कराची हमने बहुत तेजी से कितनी देर में निपटाया है? आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगे इसमें। इन्वेस्टमेंट इन कराची में हमें मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ बात कर रहा हूँ, रीडिंग के साथ बात कर रहा हूँ, कॉल करने में तो और कम टाइम लगा है। एग्री करेंगे, फॉर्मेट वॉर्मेट भी कॉपी हो गया। तो कौन सा ज्यादा अच्छा प्रपोजल है वैसे? अभी देखने से तो जाहिर सी बात है चाइना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट इन कराची बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया क्योंकि सवाल में इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है आपका? पूछ लें अगर कोई सवाल तो। हाँ, मैं इसको एक बार नोट वो कर लूँ अपने पास। ये सीएम कैसे आया था, ये हमने कॉपी नहीं किया ना ऊपर, ये भी ऊपर कॉपी करना चाहिए। ये सीएम कैसे आया था ये भी ऊपर हमें स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ेगा। ये रहा। अब जाके इन्वेस्टमेंट इन कराची कंप्लीट होगी। ठीक है जी, चलें इसको नोट कर लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़। अच्छा, अब आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि 15 मार्क का सवाल आया था, क्या ये मुश्किल सवाल था? माना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेहतर था, मगर ईमानदारी से बताइएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी सवाल कर रहा हूँ मैं, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि ईमानदारी से बताएं क्या ये सवाल मुश्किल था। लेंदी तो देखें होता है बीएफडी का पेपर यार, मगर सीरियसली स्पीकिंग यार कोई टेक्निकलिटी थी इसमें सिवाय एक चीज के कि वो एयर जीरो पे टैक्स ले लिया फर्स्ट टाइम हमने जिंदगी में। वो भी है, चलो अगर आप पेपर में पिक नहीं करते हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे, कोई ज्यादा नहीं करेंगे। यार ये ना छोटी छोटी चीजें हैं कि लोगों के पेपर के बाद कभी कभार परेशानी के मैसेज आते हैं कि सर हमारा पता नहीं क्या होगा। और नहीं यार, अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करके जा रहे हो, देखो कॉन्सेप्चुअल मार्क्स भरे पड़े थे इसमें, 15 मार्क मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल थे। ठीक है, मैं वाकई बता रहा हूँ, अभी मैंने पिछले 2 सवाल कराए थे पिछले क्या कहते हैं वीडियोस में, आपको मिल जाएगा, वो भी यूट्यूब पर डाल डाल दूंगा मैं, डाले बल्कि डाले हुए हैं मैंने। तो ये सवाल भी बड़े आसान थे, क्वेश्चन 1 और 2 यार। 3 का ए भी बहुत मुश्किल नहीं लगा मेरे हिसाब से, आसान सवाल था, कोई इसमें घुमाया भी नहीं इसमें। तो वो जो रेमिटेंस में घुमाता है, रेमिटेंस में भी नहीं घुमाया इसने। अब मैं अभी बी पार्ट कराने जा रहा हूँ अगले वीडियो में, तो आप ये भी देखना, मुझे उम्मीद है 10 मार्क का सवाल बल्कि जल्दी भी हो जाएगा अगर हमारा कॉन्सेप्ट है तो। और इसमें एक नई चीज सीख लेंगे कि सॉफ्टवेयर पे कैसे करना है ग्राफ, वो भी देख लेते हैं। ठीक है चलें यार, ये वीडियो एंड होती है, अगला वीडियो शुरू